नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल आम लोग पर। और इससे पहले कि मैं आज के विषय पर आऊँ, आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन प्रेस कर दें। देश में अभी कुछ एक बहुत ही विचित्र स्थिति चल रही है, क्योंकि सरकार के कुछ फैसले या कुछ एक्शंस अभी दिख रहे हैं जिनसे लग रहा है कि ये एक तूफान के पहले की खामोशी है। इसमें आज सुबह अपने एक यूट्यूब के एपिसोड में जो प्रसिद्ध विश्लेषक हैं प्रदीप सिंह जी ने, उसने दो तीन सिचुएशन बताई जो कि कुछ अनयूजुअल लग रही है। और इसके कारण उन्होंने एक आशंका जताई कि कुछ मोदी सरकार कुछ विशिष्ट बहुत ही बड़े फैसले लेने वाली है। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि जो कैबिनेट की हर बुधवार को मीटिंग मीटिंग होती है, साप्ताहिक मीटिंग होती है, वो स्थगित कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है, इस बार नहीं हुई। नॉर्मली उनके अनुसार ऐसा होता है कि यदि प्रधानमंत्री अवेलेबल नहीं है, या प्रधानमंत्री विशेष विदेश यात्रा पे गए हुए हैं, या फिर किसी कुछ विशेष मुख्य कुछ खास खास इंपॉर्टेंट मंत्रियों को कुछ एंगेजमेंट्स है, तो इसको एक या दो दिन पोस्टपोन कर दिया जाता है, यानी आज नहीं कल होगी। और ये अनयूजुअल नहीं है, लेकिन मीटिंग को कभी भी स्थगित नहीं किया जाता है। तो इसके जरूर कुछ कारण रहे होंगे, क्या कारण रहे होंगे उनका कयास लगाना अभी उनके लिए या किसी के लिए भी संभव नहीं है। दूसरा बात, उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार के जो सारे मंत्री हैं वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने गए, और वो बात के घर पे मिलने गए, और उनके बाद प्रधानमंत्री से भी उनसे मिल सारे मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, मतलब विशेष मंत्रियों ने उनसे एक मुलाकात की, प्रधानमंत्री से भी उनसे घर पर मिले। वो भी ऐसा मानना है कि ये भी कोई अनयूजुअल नहीं है, लेकिन सारे मंत्रियों का मिलना जरूर कुछ बताता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तीसरी बात जो उन्होंने बताई कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कल सुबह मिलने गए, जो कि एक अनयूजुअल मीटिंग थी, क्योंकि नॉर्मली राष्ट्रपति से जब कभी भी प्रधानमंत्री मिलते हैं तो वो कोई बड़ा एक्शन या घटना होती है तो उसके बारे में उनको उनसे चर्चा करते हैं, उनको रिपोर्ट देते हैं, या तो उसके पहले देते हैं या फिर उसके बाद में देते हैं, या फिर वो कभी विदेश यात्रा करके आते हैं तो उसकी रिपोर्ट उनको देते हैं। हालांकि इस बार कुछ दो देशों की विदेश यात्रा राष्ट्रपति करके आई थी, तो हो सकता है वो उनसे डिस्कस करने गए हैं। लेकिन सवेरे मिलना, और वो भी लगभग 1.5 से 2 घंटे की मीटिंग होना, ये अगेन कुछ सूचित करता है कि कुछ अनयूजुअल होने वाला है। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि शनिवार को, पिछले शनिवार को प्रधानमंत्री जम्मू एंड कश्मीर के दौरे पे जाने वाले थे, और वो दौरा रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री के इस तरह से दौरे कभी रद्द नहीं किए जाते, तो ये भी एक इंडिकेट देता है कि कुछ बड़ा करने वाले हैं प्रधानमंत्री या ये वर्तमान सरकार। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने अपने एक हफ्ते के, यानी गृह मंत्रालय इसके हेड आपको मालूम ही होगा अमित शाह है, उन्होंने अपने एक हफ्ते के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए। तो ये 5 या 6 पॉइंट्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि ये कुछ जरूर मोदी सरकार बड़ा करने वाली है, क्योंकि ये मोदी सरकार की थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म में जब 4 जून को नतीजा आया था, और जब बीजेपी को केवल 240 सीटें ही मिली थी, और एनडीए की घटकर 300 से कम रह गई थी सीटें, तो ये क्या लगाया जा रहा था कि मोदी बहुत एक कमजोर प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन उन्होंने कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं दिया कि वो कमजोर है। वो उसी तरह से सरकार को चला रहे हैं जैसा कि वो 300 प्लस में चलाया करते थे, यानी अपनी पहली या दूसरी टर्म में चलाते थे। तो इस तरह से कुछ जरूर बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है किसी कोई कह नहीं सकता। अ, इन क्यों ये हो रहा है, इनके लिए दो तीन जो घटनाएं देश में हो रही हैं। एक सबसे पहले तो बहुत सिंपल सी बात है कि कल कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 घोषित किया गया नेशनल नेशनल हेराल्ड केस के में, जो चार्जशीट दाखिल की है ईडी ने। और उस पर 24 अप्रैल से सुनवाई करेगी राव सेवेनी कोर्ट। तो उसका एक असर होने वाला है, होगा, क्योंकि देशव्यापी एक आंदोलन होगा कांग्रेस का। कांग्रेस हालांकि अभी भी कोई बहुत स्ट्रांग पार्टी नहीं है, और लास्ट टाइम भी जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने सम्मन किया था पूछताछ के लिए, तब भी देश भर में छुटपुट घटनाएं तो नहीं हुई थी, प्रदर्शन हुआ था जरूर, जिसका कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं था। तो ऐसा एक कुछ होने वाला है। और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ की ईडी ने, हरियाणा के कुछ जमीन लैंड में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, और उनकी कुछ संपत्ति जब्त करने की बात हुई थी, और प्रियंका गांधी दौड़े दौड़े कोर्ट गई। हालांकि अगेन
प्रियंका गांधी पिछले 10-15 दिन से विदेश में थी, कहाँ थी उनको कोई पता नहीं था, लेकिन जब पति की संपत्ति पर आ गई तो वो कोर्ट में अचानक कहाँ से आ गई, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ये तो एक छोटी घटना है जिसका शायद नरेंद्र मोदी पर असर नहीं होगा। लेकिन मैंने भी जैसा कहा कि ये समय आ गया है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। और मैंने एक कल सुबह चैनल पे डाला था वीडियो, और शाम को रात को प्रदीप सिंह जी ने भी, उनके भी जो वीडियो, उसका हेडिंग था कि चक्की पीसिंग का समय आ गया है। खैर, दूसरी बात जो बड़ी होने वाली है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, विशेषकर मुर्शिदाबाद में, जो कि बॉर्डर से लगा हुआ जिला है, इसमें जो ममता बनर्जी है उसने आरोप लगाया है कि बीएसएफ, जो कि एक केंद्रीय सुरक्षा बल है, उसने बांग्लादेशियों को अलाउ किया आने के लिए मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद में। उन्होंने वहां पर हत्याएं की, वायलेंस किया, लूटपाट की, जो भी कुछ आगजनी वगैरह की, और उसके बाद बीएसएफ ने ही उनको वापस जाने दिया। ये एक बहुत ही अपने आप में बहुत संगीन आरोप है, जिसका कि शायद ममता बनर्जी ने कोई प्रूफ नहीं दिया। हालांकि वो गैलरी में खेल गई, गैलरी के लिए खेल गई, तो फिर इसलिए एक बहुत गंभीर आरोप है। आज तक कभी भी नहीं हुआ कि किसी मंत्री ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने डिफेंस फोर्सेस पे या ना सुरक्षा बलों पर यह आरोप लगाया है। तो इसका भी संज्ञान जरूर केंद्रीय सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कंबाइन ने लिया होगा। और अजीत डोभाल भी वहां पर बंगाल में बैठे हुए हैं, कुछ उनकी भी प्रक्रिया चल रही है। तो ये एक हो सकता है कि इस विषय पर बात की गई हो कि किस तरह से इसको टैकल किया जाए। और दूसरा बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक पारदीवाला, जज पारदीवाला, जो कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं, उनके साथ एक बेंच ने तमिलनाडु सरकार के एक रिट पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यपाल ने उनका जो 3 या 4 बिल थे उनको पास नहीं किया, इसके अगेंस्ट में उनको पास करने का आदेश दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज दो जजों की बेंच ने यह निर्णय दिया कि सॉरी, अगर कोई बिल पास कर दिया जाए तो राष्ट्रपति और राज्यपाल उसको विद इन 3 मंथ्स उसको अप्रूव करेंगे। यदि अप्रूव नहीं करते हैं तो फिर उसको ऑटोमेटिकली अप्रूव माना जाएगा, उनकी स्वीकृति माना जाएगा। ये एक बहुत ही खतरनाक बिल है, क्योंकि इसमें कोई भी सरकार किसी भी तरह का जो विशेषकर यदि विपक्ष की दल है, चाहे कांग्रेस केंद्र में सरकार हो और विपक्ष में कोई दूसरी पार्टी की राज्य सरकार हो, या फिर बीजेपी केंद्र में हो और विपक्ष कोई दूसरी सरकार हो, वो कोई भी किसी भी तरह का सीडेशन का या कैसा भी लॉ ला सकती है और उसको पास करा सकती है। तो संविधान ने ये अधिकार दिया है राज्यपाल और राष्ट्रपति को कि वो उस बिल को रोक सकते हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि वो उस बिल को वापस नहीं लौटाते हैं, क्योंकि वापस लौटाया तो वो वापस से विधानसभा या लोकसभा से पास होकर उनके पास भेजा जाएगा। तब उनकी संवैधानिक बाध्यता है कि वो उसको पास करें। तो जज ने, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राष्ट्रपति को यह आदेश दिया। हालांकि कानून के अनुसार राज्यपाल और राष्ट्रपति को कोई भी कोर्ट देश में आदेश नहीं दे सकती है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को आदेश दिया है। तो माना यह जा रहा है कि ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में संशोधन करने की एक कोशिश की, और उसको कुछ विधि विशेषज्ञ इसको संविधान में संशोधन मान रहे हैं, जिसका कि सुप्रीम कोर्ट को हक नहीं है। और संविधान में संशोधन करने का हक चुनी हुई संसद को है, लोकसभा राज्यसभा को है। और उस पर 2/3 बहुमत से अगर कोई पास होता है तो ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और फिर उसके बाद शायद 14 या कुछ इस तरह की आधी राज्य सरकारें उसको अगर पास करें तो ही संविधान में संशोधन हो सकता है। तो इस पर बड़ी बहस है, और उसको किस तरह सरकार टैकल करेगी। हालांकि इस पर जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनका कहना है कि हम रिव्यू पिटीशन के इसमें तैयारी कर रहे हैं, और हमने ये भी कहा है कि इसमें राष्ट्रपति का कोई पक्ष सुना नहीं गया। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, शायद पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देगा। और दूसरा, उधर एक पुराने सुप्रीम कोर्ट के जज, शायद चीफ जस्टिस जोसेफ के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने एक समिति गठित की है, जिसका इनडायरेक्टली उद्देश्य है कि कैसे तमिलनाडु को देश से अलग किया जा सके। तो ये बहुत गंभीर मामला है, और इसको भी शायद सरकार
हो सकता है इस दौरान इन मीटिंगों में इस पर डिस्कशन हुआ हो और कुछ निर्णय लिया गया हो। आपको याद होगा कि एक बार जब ज्ञानी जैल सिंह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे भारत के, तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक पोस्टल बिल पास कराया था संसद से, जिसमें यह था कि कोई सरकार किसी भी आदमी की कोई भी चिट्ठी खोल के पढ़ सकती है और फिर उसको रोक भी सकती है, उसको डेस्टिनेशन जो डिजायर्ड आदमी है उस तक पहुंचाने से रोक भी सकती है। उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था। चिट्ठियां ही लिखी जाती थी, हैंड मतलब टाइप रिटन चिट्ठियां होती थी, इवन कंप्यूटर भी नहीं थे। तो इसको ज्ञानी जैल सिंह ने रोक लिया था और फिर इसका देश व्यापी भी काफी विरोध हुआ था, क्योंकि निज स्वतंत्रता पे एक अटैक था। तो फिर ज्ञानी जैल सिंह की ये अ, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और उसके बाद फिर राजीव गांधी ने इसको ठंडे पत्ते में डाल दिया और फिर उसको वापस नहीं लाए। तो इस तरह से कानून जो संसद है, लोकसभा बनाती है, उसको राष्ट्रपति या राज्यपालों की अनुमति जरूरी है। और इस पर इस पारदीवाला एंड कंपनी के फैसले ने एक सवाल खड़ा कर दिया। और इसके अलावा तीसरा मुख्य मुद्दा वो है कि पंजाब सॉरी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस तरह की स्थिति हो गई है, वायलेंस जो हो रहा है वक्त विल के खिलाफ। कल सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अपना अभी फैसला अंतरिम फैसला नहीं दिया है। आज फिर से इसकी बैठक होगी, क्योंकि कल वो देने वाला था फैसला, लेकिन तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है सरकार के, उन्होंने कहा था कि हमारी बात भी पुलिस सुनी जाए और उस पर फैसला लिया जाए। वक्फ बोर्ड के बिल पे सुप्रीम कोर्ट ने ये तो निश्चित कर दिया है कि हम इस पर कोई स्टे नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है अपने इंटरिम आदेश में वो कुछ उसके प्रावधानों को स्टे दे दें। हालांकि तुषार मेहता ने ये कहा है कि हमको 15 दिन का समय दीजिए, हम आपको सरकार की तरफ से पूरी स्थिति क्लियर कर देंगे। मुझे अगेन यहाँ पे ये समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट को इतना सुनाई बहस वकीलों की क्यों जरूरत है, क्योंकि ये तो सारा पिछले 15-20 दिन से चल रहा है, संसद में इतनी बहस हो रही है। उनके आधार पे स्टडी करके सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे सकता है, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था है। खैर, तो तीसरा, अब बंगाल में जो चल रहा है उसके बारे में, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वहां पे लगाएगी कि नहीं लगाएगी, क्योंकि फिर एक बात, जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार को डर है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो फिर ममता बनर्जी की सरकार आ जाएगी। तो इस तरह सरकार कब तक डरती रहेगी, या फिर अपने निजी हितों के लिए, पार्टी के हितों के लिए क्या वो देश के हितों को सेक्रीफाइस कर सकती है? हालांकि 6 महीने अगर राज्यपाल शासन लगाया जाए तो परिस्थितियों को कंट्रोल में किया जा सकता है, और फिर उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि ममता बनर्जी फिर से जीतेगी सहानुभूति की लहर के तहत। तो ये भी एक मुद्दा है जो शायद हो सकता है डिस्कस किया गया हो। लेकिन जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले आपने बहुत सिरका का एक वीडियो सुना होगा, तो उसमें उन्होंने अरुण पुरी, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप के अध्यक्ष हैं, उनके एक कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री को उन्होंने बुलाया था। तो उन्होंने अरुण पुरी ने कहा था कि आपने तो हमारा धंधा ही बंद कर दिया है, क्योंकि अब इस सरकार से हमको कोई सूचनाएं नहीं मिलती हैं जिसके हम डिस्कशन कर सकें। सूचनाएं तभी मिलती हैं जब आप उसको ऑफिशियली रिलीज करते हैं। तो बहुत सच बात थी उनकी। इस सरकार से कोई भी क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसकी कोई सूचना जब तक सरकार खुद इसको नहीं दे दे, किसी को नहीं मिलती है, किसी मंत्री को इसके जरिए या किसी सांसद के जरिए ये सूचनाएं प्रेस तक या पब्लिक में नहीं आती है। केवल दो ही आदमियों को मालूम होती है, वो है, आप जानते हैं, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर। हो सकता है इसमें कोई तीसरा भी जुड़ गया हो। तो सूचनाएं क्या चल रहा है किसी के लिए कहना बहुत मुश्किल है। किसी बड़े से बड़े पत्रकार के लिए कहना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि पूरे यूट्यूबर सब कयास लगाए हैं, और एक केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं। यूट्यूबर, जैसा आपको मालूम है, दोनों तरफ के हैं, प्रो मोदी भी और एंटी मोदी भी हैं। तो मेरा मानना है कि कुछ 1-2 दिन का इंतजार कीजिए, स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन मामला जरूर कुछ गंभीर है। और ये जो शांति दिख रही है, ये तूफान से आने की पहली शांति है, क्योंकि नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से अपनी थर्ड टर्म में, जिसके आधार पर कि उनका इतिहास आकलन करेगा, कमजोर प्रधानमंत्री की छवि लेकर नहीं जाना चाहते। तो ये है मेरे विचार है। अगर आपको अच्छे लगे हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब आपने अवश्य कर दिया होगा। तो
आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।